हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 6 अक्टूबर से आपकी एग्जाम है नेट जेआरएफ की प्रारंभ हो रही है, जो 11 तक जाने वाली है, जिसमें ज्योग्राफी आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है उसकी डेट अभी नहीं आई है, परंतु हमें पता है कि 6 से 11 अक्टूबर के बीच ही अपनी एग्जाम रहने वाली है। तो लगभग 1 महीने का आपके पास समय बचा है। तो उस 1 महीने का लास्ट 1 महीने में आप सभी की तैयारी है वो सॉलिड हो और साथ ही साथ आप जेआरएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जेआरएफ 2021 में आप निकाल सकते हैं, आप क्वालिफाई हो सकते हैं। इसलिए हम लाए हैं रिवीजन सीरीज, जिसमें 3000 से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्यूशन करवाने के साथ साथ आपका जो तैयारी है उसे भी मजबूत बनाने का हमारा प्रयास इसमें रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज का जो हमारे ये पहला रहने वाला है, पहला लेक्चर इसमें रहने वाला है, उसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन हम लेने वाले हैं 1 to 150 क्वेश्चन हम इसमें लेने वाले हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी आपके कौन सी फिजिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यानी कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने मिस्र को नदी का वरदान कहा है? मिस्र को नदी का वरदान यानी नील नदी का वरदान कहा है। मिस्र को होमर है, हेरोडोटस है, कोलंबस है या वरेनियस है? तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। साथ ही साथ इसने वहां पर नील नदी जो डेल्टा बनाती है, जो जमाव इकट्ठा करती है समुद्र में, अरब सागर में, तो उसे इसने वहां नाम दिया डेल्टा। तो डेल्टा शब्द वहीं से प्रचलन में आया, यानी नदियों पर द्वारा जो अवसाद जमा किया जाता है उसे डेल्टा शब्द इसने नाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहरोविच असंबद्धता निम्न में से किन के बीच सीमाओं का निर्माण करती है? जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जाना था तो उसमें जाना था भूपर्पटी है, मेंटल है और कोर है, और इनके बीच में ऐसा तो है नहीं यहाँ पे भूपर्पटी समाप्त हुई और यहाँ से मेंटल प्रारंभ हो गया, स्पष्ट सीमाएं नहीं होती है। तो सीमांत पाए जाते हैं, उन सीमांतों में दोनों के मिश्रण भी आपको मिलेंगे, तो उन्हें असंबद्धता के रूप में हमने जाना था। तो उसमें मोहरोविच असंबद्धता है वो किनके बीच में पाई जाती है? महाद्वीपीय शेल्फ या महासागरीय पटल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, परपटी, ऊपरी प्रवार या कोर और प्रवार? तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? सी, परपटी और ऊपरी प्रवार इसमें आंसर रहने वाला है। ये किसने दी थी? मोहरोविच, जो वैज्ञानिक है, भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने ये दिया था। अब इनका पता वैसे चलता है, इनके बारे में जो पता चलता है वो चलता है पी तरंग का वेव, जो गति है, स्पीड है, उस स्पीड के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। जब पी तरंग चलती है तो यहाँ पर स्पीड है उसमें तेजी आ जाती है, इस कारण इसे है जो मोहरोविच असंबद्धता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे फिसलने की जो प्रक्रिया को जाना जाता है, अभिवयन, अवनयन, अभिसरण या संवहन। एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो उसे कौन सी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो वो कहलाती है अवनयन, जिसे बोलते हैं सबडक्शन। ये पीजीटी, अभी जो यूपी पीजीटी एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसे अवनयन के नाम से जाना जाता है। प्लेट शब्द किसने दिया? प्लेट शब्द दिया टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने बताया कि जो भूपर्पटी का जो ठोस हिस्सा है उसे क्या कहा उसने? प्लेट कहा। और प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने दिया? प्लेट टेक्टोनिक शब्द दिया मॉर्गन ने।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैन एंड्रियन भ्रंश है, जिस इस तरह का भ्रंश आपको बताना है, रूपांतरण भ्रंश, अभिसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश या निमंजनवारी भ्रंश। तो सैन एंड्रियास भ्रंश जो कि यूएसए में है, एक रूपांतरण भ्रंश है, इस तरह का भ्रंश है, रूपांतरण भ्रंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया? प्रवाल भित्तियों की जो निर्माण है, उनका निर्माण किस तरह से हुआ है और उन्होंने अपनी जो संरचना बनाई है, जो समुद्र में जो ये संरचनाएं प्रवालों के द्वारा बनाई गई है, उसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। स्थिर स्थल सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, अवतलन सिद्धांत। तो इसमें जो अवतलन सिद्धांत है वो दिया डेली ने, डेविस ने, डटन ने या डार्विन ने। आपको ये बताना है ये किसने दिया। तो ये किसने दिया? डार्विन ने ये अवतलन सिद्धांत है वो दिया है। तो डार्विन ने अवतलन सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पदस्थली पेडी प्लेन की अवधारणा निम्न में से किस नाम के साथ संबंधित है? यानी कौन से वैज्ञानिक ने यह अवधारणा दी पदस्थली पेडी प्लेन वाली? WM डेविस, LC स्विंग, पैंक या कॉटन? तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? LC स्विंग ने यह अवधारणा दी थी। LC स्विंग ने इसे समझाने का है वो प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती है, किस सिद्धांत को संकेत करती है? ये आपको बताना है। समस्थिति, पटल विरूपण, एकरूपतावाद या विपरीतवाद? तो ये कौन सी प्रक्रिया, यानी जो अभी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिनसे स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है, उनमें समानता आ रही है। जो अपर्दनकारी जो क्रियाएं हैं वो पहले भी थी और आज भी है। ये कौन सी अवधारणा है? ये है एकरूपतावाद। ये किसने दिया था? ये दी थी जेम्स हटन ने। जेम्स हटन ने 1785 में यह अवधारणा दी थी एक रूपतावाद। यानी जो आज हम जो स्थल रूपों का निर्माण देख रहे हैं जिस तरह से हो रहा है, तो अरावली जैसे हिमालय है, हिमालय आज जिस रूप में है उस रूप में कई वर्षों पहले अरावली विद्यमान थी। और अरावली जो क्रियाएं हैं, भूवैज्ञानिक क्रियाएं हैं, उनके द्वारा फट पर आज छोटी हो गई। तो हिमालय भी जो भविष्य में है अरावली के समान छोटा हो जाएगा, वो भी अपनी जीर्णावस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जेम्स हटन ने बताया कि ये जो क्रियाएं हैं वो पहले भी थी आज भी है, यानी ये निरंतर चलती रही है। अब इसने ये भी बताया कि इन क्रियाओं का जो समय समय पर अंतर पाया जाता है। जैसे हिमयुग है तो हिमयुग में हिमानी से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो ज्यादा क्रियाशील हो गई, रासायनिक और हवाओं के द्वारा जो क्रियाएं हैं वो कम हो गई। साथ ही साथ अगर फिर हम देखें वार्म युग में जो हिमयुग वाली क्रियाएं हैं वो कम हो गई। तो इनमें है वो परिवर्तन पाया जाता है, परंतु क्रियाएं हैं, ये जो प्रोसेस है वो समान रहती है। साथ ही उसने ये बताया कि मानव युग में, मानव का जो ये समय है, मानव युग में इन क्रियाओं की गति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि हो गई है। तो एक रूपतावाद है, ये सिद्धांत इसने दिया है। चलिए अब आपको विद्वान दिए गए हैं और सिद्धांत दिए गए हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। हॉल और डाना है, हटन है, हेनरी हेस है और जेफरे है। समुद्र अधिस्थल प्रसार, उष्मा संकुचन सिद्धांत, भू अभिनति सिद्धांत या एकरूपतावाद का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत और है उसे आपको सुमेलित करना है। हमने अभी अभी पढ़ा है, हटन ने दिया था एकरूपतावाद का सिद्धांत, यानी बी में 4, तो ये आंसर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए में 3। हॉल और डाना ने भू अभिनति का सिद्धांत दिया, हटन ने एकरूपतावाद
वाद वाला सिद्धांत दिया। हेनरी हैस ने समुद्र अधिस्थल से प्रसार का सिद्धांत दिया और जेफरे ने ऊष्मा संकुचन सिद्धांत है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखीय गतियों और पट्टिका प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यानी ज्वालामुखी है कि जो गतिविधियां और पट्टियां यानी प्लेटों के जो किनारे हैं उनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। कारण है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिकाओं के उपांत से संबंधित होते हैं। आपको ये बताना है ये दोनों सही है गलत है, व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए। विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं वो कहां पर आ रहे हैं, जहां पर प्लेटें हैं वो टकरा रही है, विनाश हो रहा है। जहां पर विनाश हो रहा है वहां पर आपको क्या मिलते हैं, ज्वालामुखी। परिप्रशांत मेखला वहां पर भी क्या हो रहे हैं, प्लेटें टकरा रही हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं यानी अभिसारी पट्टिकाएं होती हैं वहां पर ज्वालामुखी आपको मिलते हैं। और ज्वालामुखी गतिविधियां ऐसे तो है नहीं कि प्लेट के बीच में हो जाएगी, वो भी एक होता है हॉट स्पॉट। लेकिन सामान्यतः हम देखें तो अधिकांश है वो इससे घनिष्ठ संबंध रखती है। जहां पे प्लेटों के जो किनारे हैं वो टकराएंगे वहां पर ज्वालामुखियां देखने को हमें आसानी से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पर इस्तिलाकृतियां दी गई है और उनसे बनने वाली भू आकृति है और यहाँ पर आपको अपरदन के जो प्रक्रम है वो दिए गए हैं। हिम नदीय, समुद्री नदीय और वातोड़ यानी वायु द्वारा। तो जलोढ़, पंथीय प्रसार, यारडांग, अरेट और संयोजी भित्ति या टम्बोलो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हम चलते हैं वातोड़ यानी यारडांग। डी में दो आपका फिर से एक ही आंसर। तो इन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन हार्ड दिखते हैं परंतु अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है तो आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो नदीय प्रकरण में कौन सा आ जाएगा, जलोढ़, पंथी प्रसार। समुद्री प्रकरण में संयोजी भित्ति और हिम नदी में आरेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर्वतों में से इसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिकाओं के अभिसरण से हुआ है। यानी एक महाद्वीप और एक महासागरीय दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराई है, उससे पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ऐसे पर्वत है एंडीज, अपने रोकली पर्वत जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है। तो वो पर्वत कौन से हैं, ऐसे पर्वत हैं जो एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बने हैं। तो इनमें कौन सा आंसर आ जाएगा, एंडीज अपने सी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कास्ट प्रदेशों में चट्टानों के अपक्षयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदायी है। यानी जो चूना प्रधान क्षेत्र है उनमें चट्टानों का जो अपक्षय होता है उसके लिए जो कौन सी प्रक्रिया है वो उत्तरदायी होती है। हाइड्रोलिसिस, कार्बोनिकीकरण, ऑक्सीकरण या ढाल बलवे का निर्माण। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, कार्बोनिकीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नदियां दी गई है और डेल्टा का प्रकार भी आपको दिया गया है। कौन सी नदी किस तरह का डेल्टा आप बनाती है वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर कौन सा होने वाला है, नील नदी है, मिसिसिपी, गंगा और टाइबर, ज्वार, नदमुखी, चापाखार, पश्चिम पंजाब या अग्रवर्ती डेल्टा है वो इसमें बन रहे हैं। तो नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, नील नदी बनाती है चापाखार, डी आकार का डेल्टा ये होता है। मिसिसिपी पश्चिम पंजाब डेल्टा बनाती है। गंगा नदी कौन सा बनाती है, ज्वार नदमुखी डेल्टा बनाती है ये। और डी
ट्राइबन नदी कौन सा बनाती है? अग्रवर्ती डेल्टा इसका निर्माण करती है। पेन प्लेन शब्द का अर्थ है, पेन प्लेन शब्द का अर्थ आपको बताना है। ये शब्द किसने दिया ये भी हम जानेंगे। वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह है, बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान है, वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह है, या मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित समतल सतह है। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? सी, वृद्धावस्था में नदीय चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह है। ये शब्द किसने दिया? ये दिया क्रिकमेन ने। और डेविस ने सबसे पहले अपर्दन चक्र की अवधारणा दी थी, और इसने इस शब्द की जगह कौन सा? पेनी प्लेन शब्द यूज में लिया था। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पेन प्लेन है और इसने पेनी प्लेन है। तो इन शब्दों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान विद्युत की कुंजी है, यह कथन किसका है आपको बताना है। वाल्टर पेन, डेविस, हटिंगटन या जेम्स हटन। तो इसमें आंसर रहने वाला है जेम्स हटन। वही एकरूपतावाद वाला सिद्धांत है, वही इसमें आता है कि जो वर्तमान में जो हो रहा है वही पहले भी हुआ था और वही भविष्य में भी होगा। नेक्स्ट है रिया। रिया जो तट है वो उदाहरण है प्राकृतिक, संयुक्त, उन्मज्जी या निमग्न ऊपरी भूमि तट। तो आपको ये बताना है जो रिया तट है वो उदाहरण है। रिया तट उदाहरण है निमग्न ऊपरी भूमि तट का। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक आ जाता है रिया, एक फियोर्ड और तीसरा है डाल्मेशियन। रिया तट होता है नदी, जब नदी घाटी का निमज्जन हो जाता है, समुद्री तट पर नदी घाटी का निमज्जन होता है तो उससे कौन सा तट बनता है? रिया तट। अब इसमें व्यापार घाटियां आदि विशेषताएं जो नदी की विशेषताएं हैं वो इस तट में विशेषताएं पाई जाती। जब परिहिमानी या हिम नदी का जो तट है वो निमज्जन हो जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? फियोर्ड। अब ये हिम नदीय तट है वो वहां पे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे उच्च अक्षांशों में, नार्वेर इनमें। तो नार्वे को फियोर्ड, तो सिटी भी वहां जाता है। और डाल्मेशियन जब पर्वतीय तट निमज्जन हो जाते हैं तो उसे डाल्मेशियन कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूसन्नति का समग्र सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये सिद्धांत है जो भूसन्नति का समग्र सिद्धांत वो दिया गया था हॉल और डाना द्वारा, ई होथ द्वारा, स्टीयर्स द्वारा या डब्ल्यू इवांस द्वारा। ये सिद्धांत दिया गया था ई होथ द्वारा। ई होथ द्वारा इसे सिद्धांत के रूप में दिया और इसके बारे में जो परिकल्पना की थी, भूसन्नति का जो समग्र सिद्धांत है उसके बारे में परिकल्पना या उसके बारे में जो विचार दिया था वो विचार दिया था हॉल और डाना ने, जबकि इसे सिद्धांत के रूप में बताया था ई होथ ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। हवाई जो द्वीप है वो ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, फिर जो है अभिसरी प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल है, आपको ये भी बताना है। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल है। और आपका जो है
हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है परंतु व्याख्या नहीं करते हैं, तो बी आंसर इसमें हो जाएगा। ये सही है, जब अभिसारी होगा यानी विनाश होगा, दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी, एक ऊपर जाती है एक नीचे आती है, तो उससे ज्वालामुखी क्रियाओं का निर्माण होता है। परि प्रशांत मेखला में हम जो प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र है उसमें हम यह विशेषता पाते हैं। परंतु साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो चीज है कि जो हवाई ज्वालामुखी है वो हॉट स्पॉट से बना है। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं पृथ्वी पर जहां से निरंतर लावा का जो उद्वेलन है वो पृथ्वी की सतह पर होता रहता है। वो एक नलीनुमा आकृति में जैसे ये क्षेत्र है पृथ्वी है, यहाँ से नलीनुमा आकृति में ये निरंतर यहाँ पर उद्वेलन होता रहता है। पृथ्वी की सतह है वो आगे बढ़ती रहती है, परंतु वो जो हॉट स्पॉट है, वो जो जगह है, वो जहां से लावा ऊपर आ रहा है वो निरंतर वहीं पर बना रहता है। तो हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं वो हॉट स्पॉट के कारण है। वो एक निरंतर छिद्र नलिका जहां से लावा पृथ्वी की ओर निरंतर बाहर निकलता रहता है, उस द्वारा हवाई ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु अगर हवाई ज्वालामुखी का निर्माण अभिसरित प्लेट से होता तो ये व्याख्या करता, परंतु इसमें व्याख्या नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपर्दन का सामान्य चक्र से संबंधित है नदीय, समुद्री अपर्दन या पवन अपर्दन। तो इसमें सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी, नदीय अपर्दन द्वारा ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपवाह प्रतिरूप जो इससे प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता है वो वहां जाता है। ये जो अपवाह प्रतिरूप वाले क्वेश्चन हैं इन्हें आपको अच्छे से समझना होगा। वो घुमा फिरा कर बोलना एक ही चीज चाह रहा है, लेकिन इसमें देखो अपवाह प्रतिरूप जो इससे प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, यानी जहां पर नदी बह रही है उस नदी से बहने वाली जो संरचना है, जो धरातल है, उस धरातल या उस संरचना द्वारा यह प्रतिरूप डिसाइड नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा अपवाह तंत्र है जो वहां की धरातलीय विशेषताओं से प्रभावित नहीं होता है। क्रमवर्ती, अनुवर्ती, अक्रमवर्ती या पुनः क्रमवर्ती। तो इसमें आंसर रह जाएगा कौन सा? अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती है वो धरातलीय विशेषताओं से प्रभावित नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, फिर देखें। चलिए, एक नदी होती है अनुवर्ती, ठीक है। अनुवर्ती नदी कौन सी होती है? अनुवर्ती नदी होती है जो ढाल की विशेषताएं, जो ढाल जिस दिशा में है उसी दिशा में वह नदी बहती है। जैसे ये कोई सतह है और इस सतह का ढाल इस दिशा में है, तो नदी का जो ढाल है, नदी जो इसमें बहेगी वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ती है, ढाल के अनुसार वह चलती रहती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो गई? अनुवर्ती। दूसरी नदी आती है अपनी, ये तो पहली हो गया। दूसरी जो नदी है वो है परवर्ती। परवर्ती नदी कौन सी होती है? परवर्ती नदी होती है ऐसी नदी, ये अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी में 90 डिग्री से आकर कोई सहायक नदी मिलती है, तो वो कौन सी नदी होती है? ये पहली नदी जो ढाल का अनुसरण कर रही है तो वो अनुवर्ती हो गई, और ये दूसरी नदी जो 90 डिग्री से आकर इसमें मिल रही है तो ये कौन सी नदी हो गई?
परवर्ती नदी हो जाती है। अब आती है नवानुवर्ती। तीसरी नदी कौन सी है? तीसरी नदी कौन सी है? नवानुवर्ती नदी। नवानुवर्ती नदी ऐसी नदी है जो अनुवर्ती नदी से समान ही विशेषताएं रखती है। धरातलीय जो ढाल है उसका अनुसरण वह नदी करती है, परंतु अनुवर्ती नदी से समानांतर ही चलती है, परंतु यह सहायक नदी में जाकर मिलती है और इसे बोलते हैं कौन सी नदी? नवानुवर्ती नदी। अब चौथी जो नदी आती है वो कौन सी नदी है? चौथी नदी है प्रत्यानुवर्ती नदी। कौन सी? प्रत्यानुवर्ती। ये नदी ढाल के विपरीत बहती है, ढाल के विपरीत बहती है और सहायक नदी में जाकर मिलती है। तो ये कौन सी नदी कहलाती है? प्रत्यानुवर्ती नदी। अब पांचवी नदी आती है। पांचवी नदी कौन सी है? अननुवर्ती या अक्रमवर्ती। इसमें दो तरह की नदियां पाई जाती है। इसमें कितनी तरह की नदियां पाई जाती है? दो तरह की नदियां पाई जाती है। एक है पूर्वगामी और दूसरी है अध्यारोपित। पूर्वगामी और अध्यारोपित। अब इसे आपको समझना है। अक्रमवर्ती या अननुवर्ती नदी ऐसी नदियां जो अपनी जो ढाल है, जो अपने बहने की दिशा है उसमें परिवर्तन नहीं करती। ऐसी नदियां जो अपने बहने की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं करती है, चाहे उसके आसपास की जो दिशाएं हैं, धरातलीय विशेषताएं हैं, उनमें कितना ही परिवर्तन आ जाए। अब दो तरह की पूर्वगामी और अध्यारोपी। पूर्वगामी नदियां ऐसी नदियां जो उसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में पहले बह रही थी, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी। ये नदियां ऐसी नदियां हैं जो पहले भी उसी दिशा में बह रही थी, आज भी उसी दिशा में बह रही है। हिमालय की जो विशाल हिमालय का निर्माण हुआ है उससे उनकी बहने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने क्या बना लिया? गहरे गार्ज बना लिए, पूरे हिमालय को उन्होंने काट दिया है और अपनी जो बहने की दिशा है उसे वैसे ही बनाए रखा है। तो वो पूर्वगामी नदियां। अध्यारोपित नदियां ऐसी होती है। अध्यारोपित नदियों को आप समझिए जैसे ये धरातलीय विशेषता है, वो चट्टान है। इस चट्टान में आप देखेंगे दो सतह हम बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? इस तरह से हम दो सतह है वो बनाते हैं। ठीक है, यानी ये पूरा जो धरातलीय क्षेत्र है, उस धरातलीय क्षेत्र के नीचे दो चट्टानें पाई जाती है। तीन क्रम, एक ऊपर वाला, फिर ये और ये नीचे वाला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पूरे धरातल में वही विशेषता पाई जाती है। अब नदी है, नदी यहां पर बहना प्रारंभ करती है। नदी यहां पर बहना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे ये पहली वाली जो सतह है उसे अपर्दित कर देती है अपनी घाटी वाले क्षेत्र में और उस नदी का ढाल हो जाएगा इस तरह, इस दिशा में उस नदी का ढाल हो जाता है। परंतु यह है सॉफ्ट चट्टान और यह है हार्ड। ठीक है, अब ये जो सॉफ्ट चट्टान है उसे नदी धीरे धीरे काट देती है और नदी का जो ढाल है वो विपरीत दिशा में हो जाता है, यानी इस दिशा में हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? नदी घाटी क्षेत्र में तो नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है और सामान्य ढाल है वो उस दिशा में होता है, तो उसे अध्यारोपित नदी तंत्र कहते हैं। तो इस तरह से हमने
अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और अक्रमवर्ती जो नदियों का पूरा सिस्टम है उसे जाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र की संरचना से जुड़ा नहीं होता कहलाता है अरीय, जालायित अपवाह है, ध्रुमाकृतिक अपवाह है या अध्यारोपित अपवाह है। तो अभी हमने पढ़ा है ऐसा अपवाह तंत्र जो उस संरचना से प्रभावित नहीं होता। सामान्य संरचना है इधर ढाल परंतु नदी बह रही है इस दिशा में, तो ये कौन सा हो जाएगा? अध्यारोपित अपवाह तंत्र। अध्यारोपित अपवाह तंत्र इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए अब अत्यंत नूतन हिमयुग काल यानी प्लीस्टोसीन जो था उस समय जो हिमयुग आए उनका सही क्रम हमें बताना है। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है कौन सा रहने वाला है? गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म। GMRW से याद करने की शानदार सी शॉर्ट ट्रिक है, आप सीधा याद रखें GMRW। साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो हिमयुग है वो कौन से हिमयुग है? वो हिमयुग है यूरोप में आए हुए हिमयुग। यूरोप में जो हिमयुग आए थे वो वाले हिमयुग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद संचलन की अनाच्छादन प्रक्रिया से संबंधित है? वृहद संचलन की अनाच्छादन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन आपको बताना है। आधारी अधखनन, अपस्तरण, भूस्खलन या पंख प्रवाह है। तो इसमें आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपस्तरण, यानी जो चट्टान है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो चट्टानें पाई जाती है जहां पे टेम्परेचर दिन में ज्यादा और रात्रि में बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो वो सिकुड़ती है और फैलती है। तो प्याज से छिलके की तरह वहां की जो ऊपरी परत है वो छिलती जाती है, हटती जाती है, तो उसे कहा जाता है अपस्तरण या अपपत्रण। आधारी अधखनन, भूस्खलन और पंख प्रवाह ये क्या है? वृहद संचलन से प्रकार है। कौन से? वृहद संचलन से संबंधित। इसमें आ जाएगा नहीं है, नहीं है। तो ये तीनों कहां में आ जाएंगे? आधारी स्थलन, भूस्खलन और पंख प्रवाह इससे संबंधित है। वृहद संचलन से अनाच्छादन प्रक्रिया से संबंधित है। अब चलते हैं निम्न में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन से पक्ष में प्रमाण है? महाद्वीपीय विस्थापन से पक्ष में जो वेगनर ने जो सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का उससे संबंध में प्रमाण है। जिप्सो फिट है, ट्रांसपेरेंट भ्रंश है, विभिन्न क्षेत्रों के जीवाश्म में या मेंटल में संवहन है। तो इसमें आंसर रहने वाला है कौन सा? ए, जिप्सो फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म है वो उन पर वेगनर ने अपने जो जीवाश्म संबंधी सिद्धांत था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था, उसमें इसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक जो भू अभिनति की अवधारणा से संबंधित है वो आपको बताना है। पेंस और डेविस, बुलरीज और मॉर्गन, हॉल और डाना या बुलरीज और लेपिजोन। तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर है वो कौन सा रहने वाला है? हॉल और डाना, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है? आपको बताना है अंतरा पर्वतीय पठार है वो किसे कहा जाता है? ब्राजीली पठार को भारतीय, तिब्बतीय या अरेबियाई पठार को इसे कहा जाता है। तो ये तिब्बतीय पठार को अंतरा पर्वतीय पठार है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है। तल स्तरीय जो नकारात्मक गतियां है उनका परिणाम है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा पुनर्युवन, स्थलीकरण, सन्निवर्षण या साल्टेशन। तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है।
वो आ जाएगा पुनर्यवन। अब ये वैसे हुआ जब नदी है वो अपनी सामान्य अवस्था में चलती है, ढाल के अनुसार चलती है, तो सॉरी जब वो है अपने अपर्दन चक्र की वृद्धावस्था में पहुंच जाती है तो वो ने समुद्र में मिलना प्रारंभ कर देती है और ढाल उसमें न्यूनतम में आ जाता है। परंतु उसी समय क्या हो, तल में जो नदी का जो तल है या समुद्र का जो तल है उनमें परिवर्तन आ जाए, ये ऐसा हो कि नदी में उत्थान आ जाए और ढाल फिर से व्याप्त हो जाए, या समुद्र में धसाव आ जाए, समुद्र का तल है वो निमज्जित हो जाए, नीचे चला जाए, तब है जो नदी में ढाल पुनः प्राप्ति हो जाए। तो जो तल के अनुसार जो नकारात्मक गतियों से तल स्थलीय नकारात्मक गतियों का जो परिणाम है वो कौन सा हो जाता है, पुनर्यौवन हो जाता है। चलिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित शेल विशेषताओं पर आपको विचार करना है। ये परतदार होती है, जीवाश्म होते हैं, बाह्य शेल होती है, जल निकाय में बनती है। अब अवसादी शेलों के बारे में ये विशेषताओं, इन जो 4 विशेषताएं हैं उनमें से कौन सी सही है आपको ये बताना है। अवसादी शेलों के बारे में कौन सी सही है, इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, डी आंसर सही है। अवसादी शैलें परतदार भी होती है, जीवाश्म भी इसमें पाए जाते हैं, बाह्य शैलें भी होती है और जल निकाय भी इसमें बनती है। तो ये जो विशेषताएं चारों इसमें पाई जाती, अवसादी शेल है वो भूपर्पटी पे पाई जाती है, ऊपरी सतह पर। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही है। अवसादी चट्टानें परतदार भी होती है, जीवाश्म होती है, बाह्य शेल भी होती है और जल निकासी में से भी बनती है। अवसादी शेलें हैं वो भूपृष्ठ पर पाई जाती हैं, भूपृष्ठ पर यह पाई जाती है और भूपृष्ठ पर जो चट्टानें हैं उनका 75% इतना 75% जो है वो अवसादी चट्टानों के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चूना पत्थर 15 ढह जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है, आपको ये बताना है। जब एक चूना प्रधान क्षेत्रों में जो घाटी है 15 है वो ढह जाए तो कौन सी आकृति बनती है, टॉर्न, पोल्जी, विलियन रंध्र या डोलाइन। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, पोल्जी इसमें आंसर रहने वाला है। विलियन रंध्र या घोल रंध्र सबसे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, आकृति पाई जाती है। तो चूना प्रधान क्षेत्रों में सबसे पहले जो आकृति मिलती है वो कौन सी मिलती है, विलियन रंध्र या घोल रंध्र। फिर इन विलियन रंध्रों से बनने से कौन सी आकृति बनती है, इन विलियन रंध्रों से मिलने से आकृति बनती है डोलाइन। कौन सी, डोलाइन। और डोलाइन जब सम्मिलित होकर एक बड़ी आकृति बनाते हैं उन्हें कहा जाता है युवाला। और अनेक युवाला या घाटी 15 जब ढह जाती है तो अपने बनता है पोल्जी। कौन सा, पोल्जी, जिसे कहा जाता है राजकुंड भी कहा जाता है, राजकुंड भी से कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोल्जी, आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादक किसने दिया है, डार्विन ने, वेल ने, हैरिस ने या डॉली ने। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा
बी विलियम वेल ने इसका प्रतिपादन किया था। विलियम वेल ने इसका प्रतिपादन किया है। प्रगामी तरंग सिद्धांत से यह संबंधित मानी जाती है, यह संबंधित मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आधार तल संकल्पना है, उसका प्रतिपादन किसने है वो किया था। तो आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था पॉवेल ने। पॉवेल महोदय ने आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था। आधार तल संकल्पना दी थी, आधार तल संकल्पना पॉवेल महोदय ने दी थी। अपना जो पेन है वो नीचे गिरने की वजह से डिस्टर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, पेन है वो पेन ही अपना टूट गया, उसकी निब खराब हो गई। तो इसमें आधार तल संकल्पना है वो पॉवेल ने दी। पॉवेल क्या बोलते हैं कि एक आधार तल है, उससे नीचे नदी घाटी है वो अपर्दन नहीं कर सकती, वो आधार तल है वो समान है, यानी इससे नीचे है वो नदी नहीं जाती। यहाँ पे बह रही है, धीरे 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 नीचे आती है और ये आधार तल वो प्राप्त कर लेती है। इस आधार तल के बाद में उसका वो है जो हमेशा है वो पार्श्विक अपर्दन ही कर पाएगी, क्षैतिज अपर्दन उसका नहीं हो पाएगा, यानी वो फैलेगी, वो गहरी नहीं होगी, नीचे उसका अपर्दन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किन हवाओं के उदाहरण है? मेसोस्फेल, टेपोस्फेल, मैक्रोस्फेल या माइक्रोस्फेल। तो ये हवाएं कौन सी है? ये हवाएं ग्रहीय हवाएं हैं, सदा बहने वाली हवाएं हैं, निरंतर ये बहती रहती है और व्यापक स्तर पर यानी माइक्रोस्फेल हवाएं हैं। सी इसमें आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची को आपको मिलाना है। वैशाल आज हो जा रहा है, पेन काफी गिर रहे हैं। बैसाल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, शेल, नीस, क्वार्जाइट, सिस्ट या स्लेट। तो इसमें आपको बताना है ये चट्टाने हैं और इनका ये रूपांतरित रूप है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, ठीक है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्जाइट बनेगा, सैंडस्टोन से क्वार्जाइट बनेगा और शेल से स्लेट है वो बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ये रूपांतरित रूप इसमें पाए जाते हैं। चलिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्वांट के निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। क्वांट ने जो परिकल्पना दी थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, उसमें आपको बताना है। क्वांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया। क्वांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार किया। यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति से न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया, तथापि क्वांट को निहारिका संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट ही इसमें सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। जब ज्यादा वलन हो जाए, ज्यादा संपीड़न हो जाए तो उससे कौन सी स्थलाकृति बनती है? विलोम भ्रंश, भूसन्नति, नापे निर्माण या विखंडित ब्लॉक। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, नापे निर्माण, जिसे बोलते हैं हम ग्रीवाखंड। और जो इसका जो उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण है? अपना कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी है वो भी एक नापे या ग्रीवाखंड का ही
उदाहरण है। जब ज्यादा वलन हो जाए, ज्यादा हम किसी चीज को दबाते हैं तो वो भी टूट जाती है, तो उसी का निर्माण है नापे। सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्ति थी, यह इस सिद्धांत में दर्शाया गया है। डेली का हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत, डेली का सबडक्शन थ्योरी, डार्विन का हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत या डार्विन की सबडक्शन थ्योरी। तो ये आपको बताना है कि जो सभी प्रवाल भित्तियां प्रारंभ में किसी द्वीप पर निकट स्थित थी और उपांत भित्तियां थी, तो ये इसमें बताया गया है। डार्विन से सबडक्शन सिद्धांत, डार्विन का जो सब अवतलन सिद्धांत है उसमें इसे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता हमने देखा था, पृथ्वी माहोलोविसित असंबद्धता हमने पढ़ी थी। अब ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, इसके बारे में ये पाई जाती है ऊपरी फ्लोर और निचला फ्लोर, मेंटल और क्रोड, परपटी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो इसमें आंसर होगा मेंटल और क्रोड के मध्य में यह पाई जाती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूटी यानी दोनों परतों की उसमें विशेषताएं पाई जाती है। मेंटल और कोर के बीच में, तो वहां पर कोर और मेंटल दोनों के उसमें गुणधर्म पाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री आदि स्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? W.J. मॉर्गन, T.J. विल्सन, ली पिचोन या हैरी हेस? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरी हेस। 1960 में इसने यह परिकल्पना दी, समुद्री आदि स्थल विस्तार की संकल्पना दी थी। आई होप आप सभी को यह संकल्पना पता होगी, अगर नहीं पता है तो कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हवाई में मोनो लावो किसके लिए प्रसिद्ध है? मोनो लावो जो ज्वालामुखी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बॉटनिकल गार्डन के लिए। 1950 से समुद्र तल में वर्दी की मॉनिटरिंग के लिए, वर्षा की मॉनिटरिंग के लिए, या 1957 से वायुमंडलीय CO2 के निरंतर मॉनिटर यानी उसका निरंतर अध्ययन करने के लिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1957 से निरंतर यहाँ पर वायुमंडलीय जो CO2 है उसका उत्सर्जन जो हो रहा है उस पर ध्यान रखा जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। चलिए, जलयोजन प्रक्रिया का संबंध है भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं से, भौतिक और रासायनिक, जैविक और रासायनिक या रासायनिक प्रक्रियाओं से। सामान्यतः आप इसमें डी आंसर करेंगे, जलयोजन यानी रासायनिक प्रक्रियाएं, अक्षय से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनमें। परंतु इसमें जो आंसर रहने वाला है वो है डी, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाल्टी सागर परपटी का औसत होता है, तो वो जो औसत होता है वो होता है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका घनत्व होता है भूपर्पटी में 2.8, ऊपरी भूपर्पटी का 2.8 के आसपास औसत होता है, और निचला जो भूपर्पटी है जो बेसाल्ट से बनती है उसका जो औसत होता है वो 3 के आसपास घनत्व इसमें पाया जाता है, औसत घनत्व। तो इसका ध्यान रखना है, ऊपरी भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.8 के आसपास और निचला भूपर्पटी जो बेसाल्ट से बनती है उसमें औसत घनत्व 3 के आसपास पाया जाता है, या 3 पाया जाता है। भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, अनस्टेबल अर्थ और थ्योरी ऑफ द अर्थ। तो ये जो सिद्धांत है वो एकरूपतावाद किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था। जेम्स हटन ने यह सिद्धांत है वो कब दिया था? ये सिद्धांत जेम्स हटन ने। तो आपको इसमें यह बताना है कि जेम्स हटन ने यह सिद्धांत कब दिया था और कौन सी किताब में दिया था। तो
तो इसमें आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ द अर्थ। थ्योरी ऑफ द अर्थ 1785 में जो किताब उन्होंने लिखी थी उसमें यह सिद्धांत दिया गया था। हमने शायद सारे क्वेश्चन ये हैं या कुछ छूटा भी है, नहीं सारे क्वेश्चन इसमें हुए हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य ये पहले भी आया था और यह अभी भी है। इसमें भी सेम रिपीट ये क्वेश्चन हो गया है, तो इसमें आंसर रहने वाला है ए और 3C आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से निम्न में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? उत्पाटन, जलीय कृत्य, अपवाहन या संचारण। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहना है? उत्पाटन। उत्पाटन द्वारा सर्वाधिक हिम जब तैरती है चलती है तो उत्पाटन करती है, यानी काटती जाती है अपने आसपास जो चीजें उसमें आती है, उस हिमीय क्षेत्र में जो नीचे चीजें आती है वो मोटे पत्थरों द्वारा उनका उत्पाटन उन्हें तोड़ते हुए चलती है। तो इसमें जलीय कृत्य नहीं आएगा, अपवहन नहीं आएगा, संचारण भी इसमें नहीं आएगा। जो हिम का जो सर्वाधिक अपरदन कार्य होता है वो उत्पाटन क्रिया द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है स्टेटमेंट और रीजन वाला क्षेत्र है, क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है और कारण है रासायनिक अपक्षय की तीव्रता, जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमानों पर काफी हद तक निर्भर करती है। तो इसमें आपको बताना है क्या करता है या नहीं करता है। तो इसमें आंसर रहने वाला है ए। जो चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है, यानी आपको वर्षा भी चाहिए और तापमान भी अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ रासायनिक अपक्षय की तीव्रता, जल की प्रचुरता और आर्द्र वायु तापमानों पर निर्भर करता है। अगर आप शुष्क क्षेत्रों में चले जाओ जहां पे जल नहीं है, टेम्परेचर तो है पर वहां पर जल नहीं है, तो वहां पर रासायनिक क्रियाएं नहीं होती। आप ठंडे क्षेत्रों में चले जाओ जहां पे बर्फ है, बर्फ पानी के रूप में बर्फ प्राप्त है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर नहीं है, तो वहां पर भी रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं होती है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पे तापमान भी है और वर्षा के रूप में जल भी प्राप्त है, वहां पर सर्वाधिक रासायनिक प्रक्रम प्राप्त होते हैं या क्रियाशील रहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षयन करता है? स्क्रीफा बनाना, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण या जलयोजन। तो इसमें आंसर रहने वाला है आपका कौन सा? कार्बोनेटीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्न में से कौन सा भौतिक कारक निर्धारित करता है? भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु या उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर रहने वाला है कौन सा? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वहां पर कौन से क्षेत्रों में पाई जाएगी, कितनी मात्रा पर पाई जाएगी, इसे निर्धारित करने वाले जो भौतिक कारक है उनमें ये तीनों आते हैं, यानी इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जहां पर जल व्यापक रूप में उपलब्ध है वहां पर भी ज्यादा जनसंख्या होगी। जलवायु उपयुक्त है तो ज्यादा जनसंख्या, उपयुक्त नहीं है तो कम जनसंख्या। तो ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्तमान में राजस्थान राज्य में भौतिक एवं जलवायु की प्रतिकूल स्थिति के बावजूद जनसंख्या अनुपात में बढ़ने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। यानी राजस्थान है, राजस्थान राज्य में भौगोलिक और जलवायु रूप से प्रतिकूल स्थितियां मौजूद हैं। हम जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र है, मोस्ट ऑफ द राजस्थान 60% से ज्यादा क्षेत्र मरुस्थलीय है, परंतु और वहां पर रहने के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक घना बसा हुआ जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो अपना राजस्थान ही है। तो ऐसे में यहाँ पर इतनी प्रतिकूल अवस्थाएं होने के बावजूद, मरुस्थलीय क्षेत्र की अवस्थाएं होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसका जो घनत्व है वो उससे अनुपात है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए जो उत्तरदायी कारण है वो आपको बताने हैं। सिंचाई साधनों का विकास, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और परिवहन जाल का विकास। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो है ए, सिंचाई साधनों का विकास। और अभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा तो पूरे पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है जिसमें मरुस्थलीय राजस्थान आता है उसमें जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तमिलनाडु है, केरल है, अरुणाचल प्रदेश है या दिल्ली है? तो सिंपल सा है, कौन सा होना? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही यहाँ पर पाया जाता है। दिल्ली में लगभग 11,000 से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। केरल और तमिलनाडु में 800-500 के आसपास जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इनको आपको पूरा फैक्ट एग्जैक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कम कौन सा ज्यादा कौन सा। इसमें जब देखो अरुणाचल प्रदेश ही क्यों होगा? वनीय क्षेत्र है, जहां पे ज्यादा वनीय क्षेत्र होगा वहां पे जनसंख्या घनत्व कैसे ज्यादा होगा? अब दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, क्यों? वहां पे सिटी है, राजधानी क्षेत्र है, वनीय क्षेत्र कम है, आवासीय क्षेत्र ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व वहां पर वैसे ही सर्वाधिक होगा। चलिए 1991 से 2000 के दशक के दौरान भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल या इनमें से कोई नहीं। यानी सबसे कम कौन से राज्य में जनसंख्या वृद्धि है वो दर्ज की गई है? तो इसमें आंसर हो जाएगा नो, केरल। और केरल में है 9.4% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 के किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? यानी 1991 से 2011 के बीच में तुलना करें तो जो 1991 से 2001 वाला जो दशक था और 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि है उसमें सर्वाधिक कमी देखी गई है, वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है या महाराष्ट्र है? तो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। सर्वाधिक कमी है वो महाराष्ट्र, इन राज्यों में महाराष्ट्र राज्य में देखी गई है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है वो कौन सा है? द्रविडियन, चीनी तिब्बतियन, यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय, आर्य या आश्रित? कौन सा है वो सर्वाधिक भाषाई समूह है? तो वो है भारतीय यूरोपीय या आर्य भाषाई समूह भारत में सर्वाधिक है, ये सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद में आ जाता है द्रविडियन, फिर आश्रित, फिर चीनी तिब्बतियन का नंबर आता है। तो चारों को अगर हम क्रम से लगाएं तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? ये वाला भारतीय यूरोपीय या आर्य भाषा समूह, फिर दूसरा आश्रित, फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? द्रविडियन, दूसरा कौन सा हो जाएगा? द्रविडियन, तीसरा कौन सा है? आश्रित, और चौथा कौन सा हो जाएगा? चीनी तिब्बतियन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सीमांत श्रमिक वह होता है जो एक वर्ष में
183 दिन से कम कार्य करता है और श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कृषि कार्य में लगा हुआ है। श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो कृषि जनसंख्या में कृषि पर निर्भर करता है या कृषि कार्यों में लगा हुआ है। तो जो श्रमिक है उसे सीमांत श्रमिक और में बांटते हैं। तो सीमांत श्रमिक कौन से होते हैं? वो श्रमिक जिन्हें 6 महीने या 183 दिन, वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम कार्य मिलता है, तो उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है। ये भी सही है। और जो श्रमिक जीवित जनसंख्या है वो ज्यादातर कृषि कार्य पर लगी हुई है, ये भी सही है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? सी आंसर इसमें आ जाएगा। ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर है वो रहने वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या द्वितीय सेक्टर में सर्वाधिक है। भारत के हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में कृषकों की तथा बिहार आंध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? देखो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा 2011 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या द्वितीय सेक्टर में ज्यादा है। अगर हम श्रमिक के हिसाब से बांटे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या संलग्न कौन से कार्यों में है? प्राथमिक, फिर द्वितीय या तृतीय और फिर द्वितीय कार्यों में संलग्न जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक अगर वैल्यू पैसों के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू तृतीय क्षेत्र में अपने को प्राप्त होता है, परंतु जो श्रमिक जनसंख्या है, जो जनसंख्या लगी हुई है, वो सबसे ज्यादा कौन से में लगी हुई है? प्राथमिक, फिर तृतीय, फिर द्वितीय। तो उसी हिसाब से जनसंख्या में महिलाओं का भी वही होगा। सबसे ज्यादा महिलाओं की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है कौन से क्षेत्रों में? प्राथमिक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है प्राथमिक। फिर आ जाता है आपका तृतीय और फिर आपका ये वर्गीकरण तो पता है ना, कार्यों के हिसाब से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्गीकरण भी आपको पता होना चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में कृषक ज्यादा है, सही बात है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में कृषक ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। तो ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन के बारे में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, उस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। उत्तरी भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है, सही बात है। प्रायद्वीपीय भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। हिमालय के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। असत्य कथन है वो एक भी नहीं है। हमें असत्य बताना था, तो इनमें आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। चलिए, इस तरह से ये जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनमें अपने को ज्यादा ध्यान भी मतलब कॉन्सेप्चुअल होते हैं। सिद्धांत वाले क्वेश्चन है वो आगे आएंगे। अभी है जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उन्हें हम धीरे जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? कौन से दशक में है जो वृद्धि दर है वो माइनस में चली गई थी? तो वो कौन सी हो जाएगा? 2011 से 2021 वाला जो जनसंख्या की का वर्ष था उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन दशकों को जनसंख्या का स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्थिर अवधि के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा?
2021 से 2051 वाला वर्ष। 2051 से 2081 वाला वर्ष है वो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से वर्ष के रूप में जाना जाता है। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी। चलिए, भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति के संदर्भ में निम्न में से सत्य नहीं है आपको बताना है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2001 में प्रायोजित हुई थी, नहीं, यही गलत है। यह 2003 में प्रायोजित हुई थी और बाकी तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। राष्ट्रीय युवा नीति को युवा किशोर जनसंख्या से समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया था। इसमें महिलाओं और लड़कों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निष्कर्ष लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता, एक सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्व में निर्वहन के संदर्भ में उन्हें सशक्त करना था। यानी टोटल इसका जो उद्देश्य था वो युवाओं का विकास करना, उन्हें में रिसर्च एप्टीट्यूड को बढ़ावा देना, वो डिसीजन ले सके और अपने कार्य को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित भी कर सके। ये इस नीति का उद्देश्य था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या बिहार? तो आंसर रहेगा कौन सा? बिहार। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत है वो पाया जाता है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है? दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार या दिल्ली? तो इसमें आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। यहां पर 64% ग्रामीण जनसंख्या है और इसमें बिहार में लगभग 88% ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 68.84%, 64.84%, 66.84% या 62.84%। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, 68.84% है वो भारत में ग्रामीण जनसंख्या है। और जबकि शहरी जनसंख्या है वो कितनी है? तो 31.16% है। वो कितनी जनसंख्या हो जाएगी? शहरी। तो टोटल कितना हो गया? 100% हो गया। तो ये जो जनसंख्या 31.16 शहरी और 68.84% है वो आ जाता है आपके ग्रामीण जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो जिले हैं वो कितने हैं ये आपको बताना है। 620, 638, 640 या 630 या 640। तो सही आंसर इसमें रहने वाला है 640। 640 जिले हैं वो भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, 640। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? जो भाषाएं हैं संविधान में अनुसूचित भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है वो भाषाएं हैं 22, 20, 24 या 24। डबल ऑप्शन हो गए। तो इसमें आंसर रहेगा 22। तो 22 भाषाएं हैं भारतीय क्षेत्र में, उन्हें मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला आपको बताना है लक्षद्वीप, दमनदीप, सिक्किम या अंडमान निकोबार। तो इसमें जो सबसे कम जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप की। लगभग 65,000 यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। साथ ही साथ आपको बता दें जो सिक्किम है राज्यों के अनुसार सबसे कम यहाँ पर सिक्किम की जनसंख्या है लगभग 6,10,000 के आसपास। 6,10,000 के आसपास सिक्किम राज्य की जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वो आ जाएगा गोवा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या में सिक्किम है और क्षेत्रफल में गोवा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? आपको बताना है अंडमान निकोबार, नागालैंड, सिक्किम या केरल। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो ऋणात्मक वृद्धि दर है वो है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार में ऋणात्मक वृद्धि है वो दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वीं शताब्दी से प्रारंभ में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी थी? 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब या 10 अरब। 21वीं जो 21 सेंचुरी जो अभी 2000 वाली चल रहा है, 2001 के समय जो विश्व जनसंख्या है वो कितनी थी ये आपको बताना है। 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब या 10 अरब। तो वो जनसंख्या थी 6 अरब। 6 अरब में वो जनसंख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं। जब जनसंख्या के मॉडल हम पढ़ेंगे तो उनमें हम धीरे से समझते हुए चलेंगे। और आई होप आपको इतना सा नॉलेज तो होगा। ये रिवीजन टेस्ट सीरीज है। चलिए, विश्व की वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 8%, 8.2%, 8.4% या 8.6%। जो जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में है वो कितनी है? 8.4% जनसंख्या वृद्धि दर है विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विगत 500 वर्षों में विश्व जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? पिछले 500 वर्षों में जो विश्व की जनसंख्या है वो कितने गुना बढ़ी है ये हमें बताना है। तो वो लगभग 10 गुना उसमें वृद्धि हुई है। 10 गुना से भी ज्यादा से उसमें वृद्धि हुई है। विश्व जनसंख्या औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना पाया जाता है? जो विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है वो कितना पाया जाता है? 31, 35, 38 या 53.7। तो सिंपल सा आंसर है 53.7। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, कौन से देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? चीन, भारत, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है आपके सिंगापुर में। सिंगापुर में लगभग 7,500 के आसपास प्रति व्यक्ति पाए जाते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है प्रतिशत के मुकाबले उस महाद्वीप में आपको ये बताना है। 10% है, 5% वृद्धि दर है, 4% वृद्धि दर है। तो कौन से महाद्वीप में है? एशिया में, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है जो विकसित अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, इनका विकास होने की वजह से अब वहां पर जनसंख्या विस्फोट की अवधि आई है। जो भारत में 1951 से 81 के मध्य में जो स्थिति थी वो अब वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश जैसे नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया आदि जो देश हैं वो इस अवधि से गुजर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय विश्व जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ या 60 करोड़। जो औद्योगिक क्रांति आई विश्व में जिसने पूरे विश्व में परिवर्तन की जो दिशा है उसे बदल दिया, तो उस औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व की जनसंख्या कितनी थी ये आपको बताना है। तो वो थी 50 करोड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने लोगों की वृद्धि हो जाती है? 6 करोड़, 7, 8 या 10 करोड़। तो आंसर हो जाएगा इसमें 8 करोड़ लोगों की इसमें प्रति वर्ष वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग हैं वो निवास करते हैं? आपको ये बताना है। 50%, 60%, 70 या 80%। यानी जो टॉप 10 देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है उन टॉप 10 में कितने % लोग हैं वो रहते हैं? तो वो रहते हैं 60% लोग हैं उन टॉप 10 देशों में रहते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आपको बताना है
जेलेंसी, रेडीज, रेड जेल या माल्थस, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका रेड जेल। तो ये अपने 18 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्लाइड लोड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज हमारी पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं इससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया या दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल फैक्टर दैट डिटरमिनेट्स द distribution of population is minerals, soil, climate या natural vegetation। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, क्लाइमेट सर्वाधिक रूप से जो मानव का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है मानव का, उसे सर्वाधिक प्रभावित करता है। जहां पे आपने देखा होगा शीत जलवायु है तो वहां पर भी जनसंख्या कम है। जहां पर ऐसी जलवायु है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर भी जनसंख्या कम है। ऐसी जलवायु जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा है, वहां पर भी जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। ऐसी जलवायु जहां पे बहुत ज्यादा वनस्पति है, बड़े बड़े पेड़ है, वहां पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जनसंख्या है वो जलवायु से प्रभावित होती है। समुद्री जलवायु जहां पे टेम्परेचर समान रहता है, पानी भी उपलब्ध है, मिट्टी भी उपजाऊ है, तो ऐसे क्षेत्रों में, मैदानी जलवायु में जहां पर मौसम में ज्यादा असमानताएं नहीं पाई जाती है, वहां पर जो जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपको बुक है एन आएगा NSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये किसने लिखी है? रेवेंस्टीन, जेलेंसी, चंद्रा या माल्थस। तो ये पुस्तक है वो किसने लिखी है आपको बताना था। माल्थस ने ये लिखी है। माल्थस ने 1798 में ये पुस्तक माल्थस ने लिखी थी, NSA ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। चलिए, पुश एंड पुल थ्योरी इज द रिलेटेड विथ माइग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंज या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसमें आ जाएगा माइग्रेशन। एवरेस्ट लीफ का सिद्धांत भी इससे हम जोड़ सकते हैं। एवरेस्ट लीफ का सिद्धांत माइग्रेशन से संबंधित, पुश एंड पुल थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन पैराडाइम विद द वाइड बेस? इसमें है डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट, डिक्लाइन डेथ रेट या हाई डेथ रेट। तो इस बार जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, हाई फर्टिलिटी रेट। अब इसमें ये बोलना चाह रहा है, सॉरी इसको हम समझ लेते हैं। जो पिरामिड है, जनसंख्या का जो पिरामिड है, उस पिरामिड में अगर जो आधा जनसंख्या के पिरामिड अलग अलग तरह से बनते हैं, आप इसे समझ लें। अगर जनसंख्या पिरामिड में जो आधार है, नीचे का जो बेस है, नीचे का बेस बड़ा है, ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा विस्तार लिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा स्टेटमेंट से रिलेटेड उसे कर पाएंगे?
तो वो स्टेटमेंट रहेगा हाई फर्टिलिटी रेट, ज्यादा जन्म दर है तो बच्चों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो नीचे वाला जो आधार है वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक 87, पहले कौन सा था, ये 86, इससे पहले, हाँ। द सेकंड डबलिंग पीरियड ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन वाज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम शॉर्ट, 1650 से 1850, 1750 से 1950, 1850 से 1930, 1850 से 1950। तो अलग अलग समय में पहले एक बार डबल हुई, फिर 2 बार डबल हुई, 3 बार डबल हुई, फिर 4 बार। तो ऐसे क्या है कि विश्व की जनसंख्या है अलग अलग समय में डबल हुई है। तो जो पहला जो डबलिंग था वो कब आया, वो आया 1650 से 1850 के मध्य हमें पहला मिलता है जो डबल जनसंख्या हुई, यानी 500 मिलियन से 100 मिलियन वो जनसंख्या होती है। फिर दोबारा डबल कब होती है, दोबारा डबल होती है 1850 से 1930 के मध्य। ये कौन सा है, सेकंड। और थर्ड कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा 1930 से 1975। ये कौन सा है, थर्ड। यानी यहां पर 500 से 1000 हुआ, तो यहां पर 1000 से 2000, और यहां पर 2000 से 4000, और अब 4000 से 8000 कब होगा, वो होगा 1975 से 2025 अनुमानित है। तो इस तरह से आपको 4 बार डबलिंग, 3 बार तो हो चुकी है, चौथी है वो आने वाले निकट भविष्य में, जल्दी आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following techniques would you consider to estimation of requirements of population in an area for planning allocation? Range size rule, pairing capacity analysis, population projection या density of population। यानी ऐसी टेक्निक आप जिससे एरिया के विकास के लिए, प्लानिंग करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इज नोन एज बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन या ग्रोथ रेट। तो इसमें आंसर हो जाएगा माइग्रेशन। देखो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 2 तरह से हम होती है, वास्तविक या कृत्रिम। वास्तविक वृद्धि दर यानी उसमें जन्म दर और मृत्यु दर को ही शामिल किया जाता है, और जन्म दर में मृत्यु दर को माइनस करने पर जो अपने पास होगा वो वास्तविक वृद्धि दर हो जाती है। लेकिन माइग्रेशन जब आता है, यानी बाहरी क्षेत्रों से लोग आते हैं और उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, या फिर उस क्षेत्र से लोग बाहर चले जाते हैं और उस क्षेत्र में जनसंख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो माइग्रेशन का प्रभाव शामिल होता है। तो पहले 2 में है जो बर्थ और डेथ रेट शामिल होते हैं, पहला और दूसरा में। जो थर्ड कंपोनेंट है वो आ जाता है आपका माइग्रेशन। ठीक है, पहले 2 में बर्थ और डेथ रेट, और तीसरे में आपके आ जाता है माइग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, ये आ जाएगा 2000 में इसे अडॉप्ट किया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो देश है वो आपको बताना है। यूके, ब्राजील, रशिया या यूएसए। अब इसमें जो पहले 2 हैं वो तो है ही नहीं, पहले 2 कौन से हैं, सॉरी, चीन, और दूसरे पे कौन सा है, भारत, फिर तीसरे पे कौन सा है, यूएसए। तो यहां पर कौन सा है, यूएसए।
तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या है वो कहां पर पाई जाएगी? यूएसए में पाई जाएगी। अब इसके बाद में चौथे पे कौन सा आ जाएगा? इंडोनेशिया। चौथे नंबर पर कौन सा है? इंडोनेशिया है, यानी पहले चार चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पर पाकिस्तान और छठे नंबर पर ब्राजील। तो इस तरह से इन्हें आपको ध्यान में रखना है। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राजील। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस एक में कुल जन्म दर अधिकतम है? कौन से देश में सर्वाधिक जन्म दर पाई जाती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो वो आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड या नीदरलैंड? नीदरलैंड आपका आंसर इसमें हो जाएगा। कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपको बतानी है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल आंसर रहने वाला है और वो रहने वाला है कौन सा? यूरोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1900 के मध्य आयरलैंड से भारी जनसंख्या में उत्प्रवास हुआ, उसका कारण क्या था? उत्प्रवास यानी लोग उस आयरलैंड व उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए। तो उत्प्रवास यानी इस एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में चले जाना। तो आलू की फसल का नष्ट होना, प्रजातीय नरसंहार, औद्योगिक क्रांति हुई या सोने की खोज हुई? तो उसमें सही आंसर हो जाएगा आलू की फसल का नष्ट हो जाना, इसमें सही आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के अधिकतर लोग निचले भूभाग पर निवास करते हैं, उन लोगों को छोड़कर, यानी विश्व के जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो तटीय क्षेत्रों में ही रहती है। लेकिन ये जो चार ऑप्शन है उनमें तीन क्षेत्रों के लोग हैं वो तो निचले क्षेत्रों में ही रहते हैं, लेकिन एक क्षेत्र के लोग यानी एक ऑप्शन है उस ऑप्शन के जो लोग हैं वो निचले क्षेत्रों में निवास नहीं करते हैं। तो आपको वैसा ऑप्शन देखना है। मध्य पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी यूरोप में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, मध्य अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, मध्य अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के जो लोग हैं वो तटीय क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते। बाकी ये तीनों क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहते हैं। चलते हैं, कौन सा देश 20वीं शताब्दी में प्रवासियों द्वारा बना है? मालदीव, मॉरिशस, इजराइल या फिजी? तो आंसर हो जाएगा सी, इजराइल। इजराइल है वो 20वीं शताब्दी से प्रवासियों द्वारा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण मॉडल के बारे में सभी कथन सत्य है? जनांकीय संक्रमण मॉडल के बारे में सभी कथन सत्य हैं। ये स्टेटमेंट इस तरह से है कि ये चारों सही है। ये आप इंफॉर्मेशन के रूप में भी मान सकते हैं कि जनांकीय संक्रमण के बारे में जो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट आते हैं उनमें मोस्टली आपको ये चार पूछे जाते हैं। ये चारों अगर आते हैं इनमें कुछ आपको गड़बड़ दिखती है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये चारों ही स्टेटमेंट है वो सही है। जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों से विकास का वर्णन यह मॉडल करता है। यह विकसित देशों के विशेष संदर्भ में विकसित हुआ था। यह जनसंख्या वृद्धि से विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत है मॉडल यह है, और यह 5 निश्चित अवस्थाओं को सूचित करता है। जनांकीय संक्रमण मॉडल के बारे में ये सभी स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या से दुगना हो जाने की सबसे कम अवधि है, यानी इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में इस तरह से मान सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कौन से देश में होती है? जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होगी वहीं पर सबसे कम समय में, सबसे शॉर्ट टाइम में
वहां पर क्या होगा, जनसंख्या डबल हो जाएगी। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन हमने करा था अभी। पाकिस्तान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है, सर्वाधिक प्रजनन दर भी वहीं पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालथस से मॉडल, मालथस का जो मॉडल है उसके अनुसार सत्य कथन आपको बताने हैं, सत्य कथन आपको बताने हैं। जनसंख्या के अंकगणितीय ढंग से प्रवृत्ति होती है। सकारात्मक एवं निवारक प्रतिबंध जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि दर को रोकते हैं। निवारक प्रतिबंधों का आधार नैतिक संयम होता है और विवाह के स्थगन को महत्व दिया जाता है। इसमें सही आंसर है वो 3 है, 2, 3 और 4 सही आंसर है। सकारात्मक और निवारण प्रतिबंध जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि दर को रोक सकते हैं और निवारक प्रतिबंधों का आधार नैतिक संयम है और विवाह के स्थगन को महत्व दिया जाता है। विवाह के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को स्थगित किया जा सकता है, यानी विवाह की आयु को हम बढ़ा देते। अब इसमें पहला है वो है जनसंख्या के में अंकगणितीय ढंग से प्रवृत्ति होती है। नहीं, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और जो संसाधन है वो अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मालथस का स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस हिसाब से यानी ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। और जो संसाधन है वो अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे बढ़ते हैं। तो जब ये सिस्टम ये बोलता है कि अगर जनसंख्या 1 है और संसाधन 1 है ना, अब 1 × 2 तो संसाधन भी 2, यहां तक कोई परेशानी नहीं। 2 दूनी 4, संसाधन 3 ही होंगे। संसाधन के रूप में हम थोड़ा सा पिछड़े हैं। फिर आ जाता है 5, वो 4 दूनी 8 और संसाधन हो जाते हैं 4। फिर आ जाता है 16 और संसाधन रह जाते हैं 5। तो ये जो स्थिति है ये ज्यामितीय रूप से बढ़ रहा है और ये अंकगणितीय रूप से बढ़ रहा है। तो मालथस बोलता है ऐसी स्थिति आती है, संसाधन ज्यादा हो जाती है, वो जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, संसाधन कम पड़ने लगते हैं और फिर प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति ही है जो आपदा और विनाश के द्वारा जनसंख्या को संतुलित कर देती है। तो ऐसा कुछ ये सिद्धांत है जिसे हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो मालथस ने यह कहा है कि उस ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए आपको ये 3 उपाय है वो अपनाने चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सत्य कथन आपको बताने हैं। नेपाल का जनघनत्व चीन से अधिक है। नेपाल का जनघनत्व पाकिस्तान से अधिक है। भारत का जनघनत्व श्रीलंका से अधिक है। तो इसमें जो सही आंसर रहने वाला है वो है ए, वो सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। नेपाल का जो जनघनत्व है वो चीन से ज्यादा है। चीन में जनसंख्या ज्यादा है परंतु क्षेत्र भी ज्यादा है, तो वो जनघनत्व संतुलित हो जाता है। फिर है नेपाल का जनघनत्व पाकिस्तान से ज्यादा है, तो ये भी सही है। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो एक बार चैनल को शेयर, वो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। एक देश की जो टोटल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों का जो टोटल क्षेत्रफल है वह अनुपात है वो बताता है। कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, पोषण घनत्व या पारिस्थितिक घनत्व। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, पोषण घनत्व। टोटल जनसंख्या के लिए उत्पादित होने वाली फसलें, उन्हीं फसलों से हमें पोषण प्राप्त होगा तो वो पोषण घनत्व कहलाता है। यानी टोटल जनसंख्या और टोटल लैंड जिन पे हमें फसलें प्राप्त हो रही है तो उनका जो अनुपात है वो पोषण घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रत्येक विवाहित युगल की आकलित प्रतिस्थापन जनन दर क्या होनी चाहिए। यानी शून्य जनसंख्या वृद्धि हो, जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, इसलिए क्या होना चाहिए 2:0, 2:0 की वृद्धि होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये विद्वान है और इधर इनसे पुस्तक दिए हुए हैं। J.A. वार्नियर, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन,
आर वुड पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। त्रिवार्था द मोर डेवलप्ड रियल्स ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। और है जेलेंसी ए प्रोग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसमें 3 सही है, तो वो 3 कौन से, ये और ये। डी द पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड द डेवलपिंग कंट्री, ये क्लार्क की किताब है। ठीक है, तो ये 4 किताबें जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो आपके सामने है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई है? फ्रांस, जर्मनी, यूके या कनाडा? तो जर्मनी इसमें आंसर रहने वाला है। जर्मनी देश में जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक हो गई है। किस देश में जन्म दर सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा जन्म दर कौन से क्षेत्र में है? क्षेत्र बता रहा है यहाँ पे, क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया या मध्य एशिया। जन्म दर सबसे अधिक है वो आपको इसमें बताना है, तो वो कौन सा देश है? मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक जन्म दर है वो पाई जाती है। अब है जो थोड़े से थॉट और अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। अर्बन ज्योग्राफी वही है, कौन सा तथ्य भूगोल की परिभाषा पर पूरी तरह लागू नहीं होता है? आपको बताना है लागू नहीं होता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भूगोल, कालानुक्रमिक भूगोल, सौरमंडल का भूगोल या क्षेत्रीय विशेषताओं का विवरण भूगोल। तो सौरमंडल का भूगोल है वो भूगोल की परिभाषाओं पर पूरी तरह लागू नहीं होता है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भूगोल, कालानुक्रमिक भूगोल और क्षेत्रीय विशेषताओं का विवरण भूगोल, ये तीनों इस पर लागू होते हैं। फिर है किसी देश का विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा करने में योगदान नहीं दिया है। कौन से देश के विद्वान हैं? फ्रांस वाले हैं, स्पेन, अमेरिका या जर्मनी। ये तीनों तो ज्योग्राफी में बड़े स्कूल माने जाते हैं, विचारधाराएं मानी जाती है, और अपना स्पेन का नाम हमने बहुत कम सुना है या ना के बराबर ही सुना है, तो स्पेन इसमें आंसर रहेगा। फिर चलते हैं, कौन सा विद्वान जर्मनी देश से संबंधित नहीं है? ऐसे विद्वान का नाम बताना है जो जर्मनी से संबंधित नहीं है। रिस्टोफेन, हॉर्टशॉन या ब्लाश? तो इसमें आंसर आ जाएगा ब्लाश। ब्लाश कहां से है? फ्रांस से है। वहां से है विडाल डीला ब्लाश, तो फ्रांस से है। कौन सा विद्वान फ्रांस से संबंधित नहीं है? फ्रांस से नहीं है। अब आपको ये बताना है ऐसा विद्वान जो फ्रांस से नहीं है। ब्रुंस, ब्लाश, डिमांजिया या हार्टशॉन? तो हार्टशॉन फ्रांस से संबंधित नहीं है। वहां से है? यूएसए से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। हमें हार्ड क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने ही है, साथ ही ये क्वेश्चन भी जिन्हें सिली क्वेश्चन मान सकते हैं, जिनमें हमारी मिस्टेक होती है, उन्हें भी हमें अच्छे से तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विद्वान अमेरिकी देश से संबंधित नहीं है? अमेरिका से संबंधित नहीं है, ऐसे विद्वान के बारे में आपको बताना है। तो वो कौन से हैं? टफी, ब्रोएट, स्टाम्प या एक्वरमैन? तो स्टाम्प है, कहां से है? ब्रिटेन से संबंधित ये विद्वान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मत भूगोल की परिभाषा से संबंधित नहीं है? भूतल अध्ययन होता है भूगोल, मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन है, अवस्थिति का अध्ययन है या खगोलीय? तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, ये भूगोलीय विचारधाराओं से संबंधित नहीं है, खगोलीय। चलिए नेक्स्ट,
कौन सा तथ्य सांस्कृतिक वातावरण का अंग है? सांस्कृतिक वातावरण का अंग है, हमें ये बताना है। मानव बस्तियां हैं, खनिज है, जीव जंतु है, या भूमिगत जल है? सिंपल सिली क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर आ जाएगा ए, मानव बस्तियों द्वारा ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। खनिज संपत्ति वहां पर भी है जहां मानव नहीं है, और जीव जंतु भी वहां पे पाए जाते हैं, और भूमिगत जल तो सर्वत्र विद्यमान रहता ही है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि सांस्कृतिक वातावरण का अंग है वो मानव बस्तियां है। उद्देश्य भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है, पृथ्वी तल है, भौतिक और मानवीय तत्व है, भौतिक और मानवीय तत्व दोनों सेम हो गए, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो भूगोल के जो प्रमुख तत्व है उनमें ये सभी शामिल होते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से विद्वान ने किया? इरेटास्थनीज, स्ट्रैबो, वोरेनियस या क्वांट? तो इरेटास्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूगोल धरातल के अध्ययन का विषय है, यह कथन किसने कहा? किसने बताया कि भूगोल है वो धरातल के अध्ययन का विषय है? स्ट्रैबो, ब्लाश, वोरेनियस या क्वांट? तो आंसर हो जाएगा सी, वोरेनियस। वोरेनियस ने ही भूगोल धरातल के अध्ययन का विषय है, यह वोरेनियस ने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूगोल में पृथ्वी के साथ साथ मानव को भी अध्ययन का केंद्र माना जाने लगा। यह कौन सी शताब्दी में हुआ? 7वीं शताब्दी से उत्तरार्ध में हुआ, 18वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से, या 15वीं शताब्दी से उत्तरार्ध में यह घटना घटी? तो आंसर हो जाएगा बी, 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध में भूगोल में पृथ्वी के साथ साथ मानव को भी अध्ययन का केंद्र है वो माना जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर मानता है, यह स्टेटमेंट है वो कौन से विद्वान ने दिया है? ब्लास्ट ने दिया है, क्वांट ने, सावर ने, या स्ट्रोमर ने? तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वांट। क्वांट ने बताया कि भूगोल पृथ्वी को मानव के निवास का घर है वो मानता है। भूगोल मानव को पृथ्वी को मानव निवास का घर है वो मानता है। क्वांट बी इसमें आंसर सही हो जाएगा। भूगोल स्थानों का विज्ञान है न कि मानव का, यह स्टेटमेंट है ब्लास का, कार्ल सावर, क्वांट या वोरेनियस? तो ये स्टेटमेंट है ब्लास का। भूगोल स्थानों का विज्ञान है ना कि मानव का विज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ब्लास ने दिया है। तो ब्लास कहां से थी? फ्रांस से, ठीक है। भूगोल भूमि एवं मानव का अध्ययन है, यह स्टेटमेंट है सावर, क्वांट, ब्लास या स्ट्रैबो? तो आंसर हो जाएगा सावर। इसमें आंसर हो जाएगा सावर। तो आपको अगर ये स्टेटमेंट समझ में ना आ रहे, इनका अर्थ नहीं समझ में आ रहा या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना। हम इन स्टेटमेंट का विस्तार से, क्योंकि मानव भूगोल का है और इनको समझाने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो एक अलग से लेक्चर में बना दूंगा जिनमें इन सभी स्टेटमेंटों की विस्तार से व्याख्या उपलब्ध रही हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मनी से विश्व विद्वान की परिभाषा को यूरोप में मान्यता मिली थी, कार्ल सावर, ब्लास, रीटर या क्वांट? जर्मनी का ऐसा विद्वान जिसकी परिभाषाओं को यूरोप में मान्यता मिली वो थी कार्ल रीटर। बस्ती भूगोल किस भूगोल की शाखा है आपको बताना है? मानव, जलवायु, प्रायोगिक या खगोलीय? तो बस्ती भूगोल मानव से संबंधित है, तो मानव भूगोल की यह शाखा मानी जाती है। नगर कंटेनर और मैग्नेट दोनों तरह कार्य करता है, यह कथन है। यह कथन है नगर कंटेनर और मैग्नेट दोनों तरह कार्य करता है, यह कथन है वो किसने दिया था? तो ये मम्फोर्ड के द्वारा यह स्टेटमेंट है वो दिया गया था। चलिए
नगरीय भूगोल नगर से भूत, वर्तमान तथा भविष्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। यह कथन है वो किसने कहा? जो नगरीय भूगोल है नगर की भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का अध्ययन करता है। ये सही बात है। यह स्टेटमेंट है वो कौन से विद्वान ने दिया था? तो ये भी स्ट्रैबो, मनफोर्ड, जॉर्डन या डिकिंसन। तो इसमें आंसर आ जाएगा डिकिंसन ने यह स्टेटमेंट दिया था। बस्ती भूगोल मानव के किस क्रियाकलाप का वर्णन करता है? सांस्कृतिक, प्राकृतिक, स्थानीय या भौतिक परिदृश्य। बस्ती भूगोल मानव के किस तरह के क्रियाकलापों का है वो अध्ययन है, वो करता है, बताता है। बस्ती है यानी मानव है। मानव जिस क्षेत्र में बस्ती बसाता है उसे अपनी संस्कृति के द्वारा, अपने रहन सहन द्वारा, अपनी वेशभूषाओं द्वारा उस क्षेत्र में परिवर्तन लाता है, त्योहारों द्वारा उस क्षेत्र में परिवर्तन लाता है, अपनी संस्कृति उस क्षेत्र में बनाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक भूदृश्य। एक अलग ही भूदृश्य में वहां पर मिलता है। निम्न में से कौन सा पक्ष ग्रामीण बस्ती भूगोल के अध्ययन का पक्ष नहीं है? ग्रामीण बस्ती भूगोल के अध्ययन का पक्ष नहीं है। गृह निर्माण सामग्री है, खेतों का प्रारूप है, कृषि गृह का वितरण यह भी है। कृषि फसल कौन सी है? हमें क्या मतलब? हमें सिर्फ ग्रामीण बस्तियों के बारे में चर्चा करनी है। कृषि भूगोल में हम कृषि फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नगरीय बस्ती निम्न में से किस अवस्था से होकर नहीं गुजरती है? प्रतिरूप, संरचना, प्रक्रिया या अवस्था। कौन सी अवस्था से होकर नगरीय बस्ती है वो नहीं गुजरती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रतिरूप अवस्था से। संरचना भी होती है, अलग अलग समय में अलग अलग संरचनाएं होती है, साथ ही साथ प्रक्रियाएं भी उनमें अलग अलग होती हैं और अवस्थाएं भी अलग अलग अवस्था में होती है। प्रतिरूप से होकर वह नहीं गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी विशेषताएं नगरीय बस्ती से संबंधित नहीं है? उच्च जनघनत्व, जनसंख्या आकार, अकृषित कार्यशील जनसंख्या या व्यापारिक कार्य। तो जनसंख्या का आकार है वो कितनी भी हो सकती है, वो नगरीय बस्ती से संबंधित नहीं है। बाकी उच्च जनघनत्व भी नगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में जो मान्यता दी गई है कि नगरीय क्षेत्रों में कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो होना ही चाहिए। फिर अकृषित जनसंख्या 75% होनी चाहिए और व्यापारिक कार्य भी वहां पर होने ही चाहिए। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि जनसंख्या के आकार से कोई मतलब नहीं है, जनघनत्व उसमें प्रभावशाली है, वो भूमिका निभाता है। चलिए कौन सी विशेषता गांव से संबंधित नहीं है? गांवों से संबंधित विशेषता है वो नहीं है। वंशानुगत अनुरूपता वहां पे होती है, प्राथमिक कार्य भी गांवों में ज्यादा होते हैं, कृषि पर निर्भर उद्योग भी गांवों में ही मिलते हैं। और उच्च जनघनत्व, यहाँ ये उच्च जनघनत्व हमें मिलता है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जनघनत्व है वो निम्न पाया जाता है। चलिए रीडिंग इन अर्बन ज्योग्राफी, यह पुस्तक कौन से विद्वान ने लिखी थी? रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी, टेलर, मम्फोर्ड, कोहन या डडले स्टाम। तो मेयर और कोहन ने यह पुस्तक है रीडिंग इन अर्बन ज्योग्राफी वो लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिकिंसन के अनुसार नगरीय बस्ती निम्न में से प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरती है? अवस्था, संरचना, प्रक्रिया या पुनर्यौवन। पुनर्यौवन से होकर नगरीय बस्ती है वो नहीं, उसमें प्रतिरूप था, इसमें पुनर्यौवन ऑप्शन है। तो हमें ये तीन ऑप्शन ही ध्यान में रखने हैं, अवस्था, संरचना, प्रक्रिया या अवस्था, समय, प्रक्रिया। चलिए ये पुनर्यौवन वाला क्षेत्र कहां पर आता है? नदी की अवस्थाओं में। नदी में हमने पहले अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में। चलिए निम्न में से किस विद्वान की नगरीय भूगोल की परिभाषा अधिक मान्यता रखती है? डडले स्टाम, टेलर, मेयर और लेविस मम्फोर्ड। ऐसा विद्वान जिसकी नगरीय भूगोल की जो परिभाषा है वो ज्यादा मान्यता रखती है वो कौन से हैं?
HM मेयर। चलिए CD हैरिस ने किस पुस्तक की रचना की है, यह आपको बताना है। द स्टडी ऑफ अर्बन द कल्चर ऑफ सिटीज अर्बन ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी या द सिटी एंड रीजन। तो CD हैरिस ने जो रचना की है वो कौन सी है? द स्टडी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। I.E. डिफरेंसन ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना नहीं की है? नहीं की है ये आपको बताना है। सिटी रीजन एंड द वेस्ट यूरोपियन सिटी, सिटी एंड रीजन और रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी। तो R.E. डिफरेंसन ने कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की है, हमें ये बताना है। तो रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी ये मेयर ने और कोहन ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। विश्व विद्वान की नगरीय भूगोल की परिभाषा से नगरों के प्रादेशिक महत्व को ध्यान नहीं मिलता है। ध्यान नहीं मिलता है वो आपको बताना है। लेविस, ममफोर्ड, ग्रिफिथ टेलर, HM मेयर और GS रोसाल। यानी निम्न में से विश्व विद्वान की नगरीय भूगोल की जो परिभाषा है से नगरों से प्रादेशिक महत्व का ज्ञान हमें नहीं मिलता है। नगरों से बसाव स्थान, प्रारूप, वर्णन आदि के बारे में हमें ध्यान मिलता है, लेकिन उनका प्रादेशिक महत्व है उनके बारे में हमें ध्यान नहीं मिलता है। ऐसा विद्वान कौन सा है? वो है ग्रिफिथ टेलर। वो उनके प्रादेशिक महत्व को नहीं बताते हैं। केंद्रीय स्थान शब्द जो सेंट्रल प्लेस, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो कौन से विद्वान करते हैं आपको बताना है। CD हैरिस, जेफरसन, R.L. सिंह या ग्रिफिथ टेलर। तो मार्क जेफरसन है वो सबसे पहले केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग है वो करते हैं। वाल्टर क्रिस्टालर किस देश से भू अर्थशास्त्री थे? तो वो जर्मनी से संबंधित थे, जर्मनी से संबंधित थे। नगरों का विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया था। नगरों का विकास जो डेवलपमेंट की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, प्रदेशों के आधार पर नहीं, डेवलपमेंट के आधार पर। तो रेडजेल ने, हैरिस ने, टेलर ने या ममफोर्ड ने यह किया था, टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने। नगरों को उनके कालानुक्रमिक आधार पर वर्गीकृत करने का कार्य किस विद्वान ने किया? ममफोर्ड ने, टेलर ने, जेफरसन ने या हन। यानी काल के अनुक्रम के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया था। वो कौन से विद्वान थे? वो थे ममफोर्ड। ममफोर्ड ने उन्हें समय के आधार पर बताया था। सतत नगर या नगरमाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से विद्वान ने किया? टेलर, ममफोर्ड, वेडीज या रेडजेल। सतत माल शब्द का सबसे पहले प्रयोग या नगरमाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पैट्रिक वेडीज ने। बसाव स्थान व बसाव स्थिति में सबसे पहले अंतर जर्मन विद्वान, कौन से जर्मन विद्वान थे जिन्होंने बसाव स्थान और बसाव स्थिति इनसे आधार पर वर्णन किया? तो वो थे रेडजेल। रेडजेल ऐसे जर्मन विद्वान थे जिन्होंने बसाव स्थान और बसाव स्थिति के आधार पर वर्णन किया था। नगर की आकृति पर निम्न में से किसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई पड़ता है? बसाव स्थिति, बसाव स्थान स्थिति या नाभीयता। तो बसाव स्थान का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। निम्न में से कौन सी विशेषता बसाव स्थान से संबंधित नहीं है? भूमि का ढाल, मिट्टी की दशा, जलापूर्ति या नाभीय स्थिति। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी,
नाभीय स्थिति, नाभीय स्थिति से बसाव स्थान की कोई विशेषता नहीं है, कोई संबंधित नहीं है। भूमि का ढाल होना चाहिए, वो बसाव स्थान है। वो मिट्टी की दशा, जल की आपूर्ति, ये सभी चीजें हैं वो बसाव स्थान को डिसाइड करती है। ऐसा स्थान जहां पर नगरीय क्षेत्र है वो बसना चाहता है, उसे सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर नाभ्यता की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व रखता है? दिल्ली, हैदराबाद, पटना या जयपुर? तो आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। यह पूरे देश की राजधानी है, पूरे देश का केंद्र है, यहाँ पर नाभ्यता भी ज्यादा होगी, यहाँ पे लोग आने का आकर्षण भी इसमें ज्यादा है इन नगरों की तुलना में। निम्न में से किस नगर का विकास राजनीतिक कारणों से हुआ है? बोकारो, भुवनेश्वर, जमशेदपुर या अयोध्या? तो इसमें आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी है, और राजधानी आप जानते हैं राजनीतिक, पॉलिटिकल सेंटर होता है, राजनीतिक केंद्र होता है, वहां पे विधानसभा आदि चीजें होती है। बोकारो और जमशेदपुर उद्योग केंद्र है, उद्योग नगर है, और अयोध्या है वो एक धार्मिक सिटी है, धार्मिक शहर है। तो इस तरह से जमशेदपुर है उसका विकास है वो राजनीतिक कारणों से हुआ है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत आक्वारिकी से संबंधित नहीं है? बहुनाभिकीय, केंद्रीय स्थान, खंड सिद्धांत या सकेंद्रीय व्रत सिद्धांत? ऐसा सिद्धांत जो आक्वारिकी से संबंधित नहीं है तो वो कौन सा है? केंद्रीय स्थान सिद्धांत है, वो नगरों की आक्वारिकी से संबंधित नहीं है, वो नगरों की विशेषताओं, उनके क्रियाकलाप आदि से संबंधित है। नगरों में कौन सा क्षेत्र कहां पर होगा, तो इस तरह से रिहायशी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, सन्नगर, इन विशेषताओं से वो संबंधित नहीं है। NATMO का कार्यालय वहां पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता? तो आंसर इसमें कौन सा होगा? कोलकाता। ये NATMO राष्ट्रीय एटलस संगठन, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय एटलस संगठन, और इसका कार्यालय वहां पे है? कोलकाता में स्थित है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा नगरों का अध्ययन किसने दिया? RL सिंह, चटर्जी, अहमद और शाह मंजूर आलम? तो आंसर हो जाएगा डी, शाह मंजूर आलम। हैदराबाद और सिकंदराबाद दो जुड़वा शहर है, दो जुड़वा सिटी है, इन नगरों का अध्ययन किसने दिया? शाह मंजूर आलम ने। कौन सी भूगोल पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता में किया जाता है? नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिक रिव्यू ऑफ इंडिया, डेक्कन ज्योग्राफर और ज्योग्राफिक आउटपुट? तो कौन सी पत्रिका है जिसका प्रकाशन है वो वहां पर होता है? कोलकाता में होता है, ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वहां पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट हैदराबाद में है, नई दिल्ली, मुंबई या पुणे? आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा केंद्र नगरीय भूगोल के अध्ययन के लिए कम महत्व रखता है? नगरीय भूगोल का अध्ययन है उस क्षेत्र में कम हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी या गोरखपुर? अब इनमें नगरीय भूगोल के अध्ययन के लिए सबसे कम महत्व रखने वाला कौन सा है? कौन सी सिटी सबसे कम फेमस है? इलाहाबाद, वाराणसी, ये तो वैसे ही फेमस है। गोरखपुर और अलीगढ़ में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो जो सबसे इनमें सबसे कम महत्व वाली है वो है बी, अलीगढ़। तो आंसर हो गया बी, अलीगढ़। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।